नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लंबे समय बाद में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई है और दूसरी लहर के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने जिस तरह से लोगों से घरों में रहने का आह्वान किया है, एक तरह से पुनः लॉकडाउन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि जब हम लोग घर पर बैठे हैं, घर पर रुके हुए हैं, तो हमें कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इसी वजह से आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुआ हूँ। सभी दोस्तों को नमस्कार। मुकेश गीला जी गुड मॉर्निंग, लिचू राम जी प्रणाम, राजू राम जी बहादुर साहब को भी नमस्कार मेरा। दिलीप गहलोत जी कैसे हैं आप? अनिल गर्ग साहब, सभी साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करने पर, बहुत सारी नई बातें हमको भी सीखने को मिलती हैं। आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और पढ़ने के लिए। तो बिना कुछ औपचारिकता के मैं बात करना चाह रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है उस विषय पर। लेकिन साथियों, जैसा आपने थंबनेल देखा हो, तो थंबनेल में हमने ये लिखा है कि भारत में महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की क्या संभावना है साथी। और इस विषय को मैंने क्यों चुना अभी अचानक? और भी तो बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम लोग बात कर सकते थे, एकदम आप सही कह रहे हैं। लेकिन साथियों, दो तीन वजह हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा हमको चुनना पड़ा। एक, हमारे जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय S.A. बोबड़े साहब, ये रिटायर्ड हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं 24 अप्रैल को हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं माननीय रमन्ना जी। तो मुख्य न्यायाधीश का मुद्दा है चर्चा का। एक दूसरी बात, अगर आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन पहले कि अगर न्यूज़पेपर पढ़े हैं साथियों, तो बोबड़े साहब का एक स्टेटमेंट आया। बोबड़े साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और कुल मिलाकर हायर जुडिशरी में महिला न्यायाधीशों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि महिला जो अधिवक्ता के रूप में हाई कोर्ट्स में जो काम कर रही है, उन्होंने खुद ने ये कहा है कि उनके पारिवारिक दायित्व बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जजशिप हासिल नहीं करना चाहती। तो ऐसे S.A. बोबड़े साहब जो चीफ जस्टिस है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं चूंकि पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखती है, इस वजह से जुडिशरी में भी लोग कम आए हैं क्योंकि जुडिशरी में उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। साथियों, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? और हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश रही है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में अब तक 250 लोगों को न्यायाधीश बनने का मौका मिला है। 1950 में जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ है साथियों, 28 जनवरी 1950 जब से सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया है, और आज के दिन 17 अप्रैल 2021 तक लगभग 250 लोगों को न्यायाधीश बनने का अवसर मिला। लेकिन इन 250 में से केवल 8 महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है साथियों, केवल 8 महिलाएं। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की है, चीफ जस्टिस समेत 34 जज है। इनमें से आज के दिन केवल एक महिला जज के रूप में काम कर रही है। हमारे हाई कोर्ट्स की स्थिति अगर देखा जाए साथियों, 25 हाई कोर्ट्स है हमारे देश में। अगर हाई कोर्ट्स की स्थिति देखी जाए तो हाई कोर्ट में जितने जज बने हैं टोटल, उनमें से केवल 11% महिलाएं जज है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं बन पाए? हमारे जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसको लेकर क्या क्या विवाद हुए हैं, उन विषय पर साथियों आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सरकार की जो घर में रहने की अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की जो सरकार की जो गाइडलाइन है, उसकी हम सब लोग पालना कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपसे आज साझा करना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 124 को अगर आप पढ़ते हैं और खासकर अनुच्छेद 124 की धारा 2 को देखते हैं, वहां साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ध्यान से सुनना। अब इसमें अचंभे वाली बात क्या है? अचंभे वाली बात यह है साथियों कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। प्रेसिडेंट विल हैव टू कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया।
कंसल्टेशन शब्द लिखा हुआ है, यानी परामर्श करेगा। अचंभे वाली बात यह है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 यह कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस तथा हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जिनके साथ वो विचार विमर्श करना आवश्यक समझता है, उनसे विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट की जजेस की नियुक्ति करेगा। यस, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। प्रेसिडेंट विल कंसल्ट विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी विचार विमर्श कर सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अनुच्छेद 124 कहता है। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब से लगाकर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर लेते और न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। यानी 1950 से लगाकर 1993 संविधान लागू होने के पहले 43 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके करता था। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके करता था। साथियों, यानी मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति जी अगर एक हो जाए तो ऐसी स्थिति में वे जिनको चाहे जज बना सकते हैं। 43 साल तक इस प्रकार की व्यवस्था रही। जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में 1982 में एक केस आया जिसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये जो प्रक्रिया, उस समय की जो प्रक्रिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ठीक नहीं है। यहां लिखा हुआ है कंसल्टेशन चीफ जस्टिस के साथ करेंगे और चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करने के साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी कंसल्टेशन करने की बात है। तो अकेले आप मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे कर रहे हैं? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1982 का यह मामला है साथियों। इस मामले को मीडिया के लोगों ने फर्स्ट जजेस केस कहा। इसे जजेस ट्रांसफर केस भी कहा जाता है। कई बार जो मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, वो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, जजेस ट्रांसफर केस कौन सा है? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1982। जजेस की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के संदर्भ में यह पहला सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त निर्णय था। लेकिन साथियों, सिस्टम एज इट इज चलता रहा। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक संगठन है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उन्होंने एक पीएल दायर की। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में एक निर्णय दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में आपने एक बहुत सुंदर सा शब्द सुना होगा, कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब है कुछ लोगों का समूह। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये 1993 में इसी मामले से अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर यह कहा, नियुक्ति की प्रक्रिया इस तरह से नहीं चलेगी। सरकार ने पूछा किस तरह से चलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में आपको कॉलेजियम सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा, जैसा संविधान में अपेक्षित है अनुच्छेद 124 में। साथियों, यहीं से कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। आप लोगों को शायद याद हो, जो मेरे मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को याद हो, अभी लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि कॉलेजियम सिस्टम कब अस्तित्व में आया। आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। आंसर दिया 1998। गलत है ये। आरपीएससी ने आंसर की भी निकाली, उसमें भी उन्होंने लिखा कि 1998 आंसर है। गलत है ये। 1993, यस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1993 के मामले में पहली बार कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया था साथियों। तो यहीं से 1993 से ही कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आ गया था। यहां जब कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया तो ये व्यवस्था की गई कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ विचार करेगा, योग्य व्यक्तियों के नाम पर विचार करेगा और फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके
राष्ट्रपति को नाम भेजे जाएंगे, ये सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम है, 1993 में अस्तित्व में आया। और आपके लिए अचंभे वाली बात यह है साथियों कि कॉलेजियम जैसा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उल्लेखित नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम 1993 में आया, सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्णय के द्वारा आया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजेस, खुद के जजेस की नियुक्ति कैसे की जाए इस संदर्भ में यह निर्णय दिया था। साथियों, जब यह सिस्टम अस्तित्व में आया तो लोगों ने कहा यार ये गलत बात है, जजेस की नियुक्ति जजेस कर रहे हैं, जजेस की नियुक्ति जजेस कर रहे हैं। ये 1993 का जो केस है, इसे मीडिया के लोगों ने सेकंड जजेस केस कहा। साथियों, फिर एक दिक्कत आई। आप लोग देखते हैं कि अभी पिछले महीना भर में सरकार के बीच में और कोर्ट के बीच में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बहुत तनातनी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छे न्यूज़पेपर में लगातार खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर एक मामले में सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सरकार लंबे समय तक कॉलेजियम ने जो सिफारिशें कर रखी है जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में, उसको लटका रखा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद में जवाब आया देश के विधि मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ने भी तो बहुत कम सिफारिशें की है, जितने न्यायाधीश के पद रिक्त है उसके मुकाबले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भी तो बहुत कम सिफारिशें की है, ऐसा भारत के माननीय विधि मंत्री जी का स्टेटमेंट आया साथियों। यानी जजेस की नियुक्ति किस तरह से की जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और सरकार के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी है साथियों। इस प्रकार की तनातनी कब देखने को मिली? 1993 में जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तब देखने को मिली। कॉलेजियम किसी योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार करता और नाम राष्ट्रपति जी के पास भेजता। अब राष्ट्रपति जी के लिए प्रॉब्लम यह है क्योंकि राष्ट्रपति सरकार के परामर्श पर काम करेगा। वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार मतलब जैसा मंत्री परिषद कहेगी वैसा करेगा। अगर मंत्री परिषद को किसी नाम पर आपत्ति है तो वो राष्ट्रपति को कहेंगे कि नहीं साहब, इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज मत बनाओ। तो कॉलेजियम की क्या अनुशंसा राष्ट्रपति वापस लौटा सकते हैं? ये एक प्रश्न था सरकार के सामने। 1998 में सरकार ने राष्ट्रपति जी से यह कहा कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 143 जो ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। 1998 में राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 143 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से पूछवाया कि आप बताओ कि ये जो कॉलेजियम हमको अनुशंसा करता है कि फला व्यक्ति को जज बना दीजिए, क्या मेरे लिए यानी राष्ट्रपति के लिए क्या ये अनुशंसा माननी जरूरी है? 1998 के इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि आप अनुशंसा को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं साथियों। ये कब का? ये तब का जब वर्ष चल रहा था 1998। इसे मीडिया के लोगों ने थर्ड जजेस का, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस से कॉलेजियम अस्तित्व में आया और थर्ड जजेस केस से दो बातें अस्तित्व में आई। कौन सी? एक, कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा दो न्यायाधीश नहीं, 4 न्यायाधीश होने चाहिए। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस इस कॉलेजियम के मेंबर होंगे। ये 1998 से सिस्टम अस्तित्व में आया और कॉलेजियम की अनुशंसा को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह बात भी 1998 में अस्तित्व में आई थी साथियों। तो साथियों, अगर प्रश्न यह आता है कि वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कब अस्तित्व में आया, तो वर्तमान तो 1998 में आया, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम कब अस्तित्व में आया, तो आंसर होगा 1993 जब सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में निर्णय दिया साथियों। 1998 का ये जो थर्ड जजेस केस है, इसके बाद साथियों थोड़ा सा सिस्टम डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक कैसे? सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैसे जजेस नियुक्त किए जाए उनकी योग्यता पर विचार करते और फिर राष्ट्रपति जी को सिफारिश करते। राष्ट्रपति जी को किसी नाम पर आपत्ति होती तो एक बार पुनर्विचार के लिए वे लौटा सकते थे। ये सिस्टम साथियों काफी हद तक डेमोक्रेटिक है। लेकिन साथियों, अगर कॉलेजियम ने उसी नाम को वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ेगा 1998 के जजमेंट के हिसाब से। लेकिन कब स्वीकार करेंगे? 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में, 6 महीने में। साथियों, हमारी सरकारों ने क्या किया? आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होने के कारण सब कुछ पावर मंत्री परिषद के पास है।
1998 के बाद की सरकारों ने क्या किया? जब उन्हें लगा कि कॉलेजियम ने कोई नाम भेजा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए और वो नाम सरकार के अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने वो नाम लंबे समय तक अपने पास पड़े रहने दिया। कॉलेजियम सिस्टम ये कहता है एक बार आप वापस भेज सकते हो, जब दबाव बढ़ा तो एक बार वापस भेज दिया नाम, कॉलेजियम ने उसी नाम को वापस भेज दिया। फिर क्या करोगे? स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन स्वीकार करोगे कब? कोई अवधि फिक्स नहीं थी। राजनीतिक दलों ने इस व्यवस्था का फायदा उठाया साथियों, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो लंबी खिंचती रही, बहुत सारे मामले पेंडिंग रहे। देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। वर्ष 2000 में उन्होंने भारत के संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया, संविधान समीक्षा आयोग। अध्यक्ष बनाया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया जी को। वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता वाला ये जो आयोग था, उसने सिफारिश की। क्या सिफारिश की? उन्होंने कहा कि नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये कॉलेजियम सिस्टम गड़बड़ है। उन्होंने खुद ने कहा, इसलिए आप एक नई व्यवस्था लेकर आओ। क्या लाओ? जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाइए, ऐसा उन्होंने कहा। साथियों, लंबे समय तक ये सिफारिश पड़ी रही, सरकार ने उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए है, उस सिस्टम को समाप्त करने के लिए उसकी जगह पर एक नया व्यवस्था लाने के लिए 120वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए थे वर्ष 2013 में। संसद में भारी विरोध हुआ, वो बिल पारित नहीं हो पाया। 2014 में लोकसभा भंग हो गई, और किसी बिल को अगर आप लोकसभा में रखते हैं और वो पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग होने के साथ ही वह बिल समाप्त हो जाता है। फिर आए माननीय मोदी जी। मोदी जी की सरकार के द्वारा पहला अमेंडमेंट बिल भी यही लाया गया। 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया संसद में, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तुरंत में पारित हुआ। 1 जनवरी 2015 से ये नियम के रूप में ये अस्तित्व में आया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया गया। कॉलेजियम व्यवस्था खत्म कर दी गई। सरकार की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में बढ़ा दी गई। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकार का नुमाइंदा विधि मंत्री भी उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मेंबर बना दिया गया, और न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह नई व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो गई। साथी, तुरंत लोगों ने उसे कोर्ट में चैलेंज किया, 99वें संविधान संशोधन को। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा संविधान संशोधन रद्द कर दिया। देखिए, संविधान के किसी भाग को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रद्द किए, जैसे 42वें संविधान संशोधन के एक भाग को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाले मामले में रद्द किया। ठीक इसी प्रकार से 91वें संविधान संशोधन के कुछ भाग को जचिलू वर्सेस कोल्हान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया, कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो अब क्या करें? कॉलेजियम व्यवस्था को वापस लेकर आ गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साथियों, कॉलेजियम व्यवस्था में कमजोरियां थी, तभी तो सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का सिस्टम लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो अब क्या करें? कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई, साथ ही साथ में एक नया सिस्टम अस्तित्व में आया। साथियों, इसी विषय पर आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं। इतनी देर तक, लगभग 18-19 मिनट मैंने आपके जो लिए हैं साथियों, वह इसलिए लिए ताकि आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ सके। 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में 99वें संविधान संशोधन को रद्द जो किया गया, उस रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में एक नया सिस्टम अस्तित्व में आया। उस सिस्टम का नाम है मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर, MOP, मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति का, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति का जो सिस्टम अस्तित्व में है, उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि सर कॉलेजियम का क्या हुआ? कॉलेजियम अस्तित्व में है, लेकिन कॉलेजियम में तो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के तो होते हैं। इसलिए अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे की जाए, इसका नया सिस्टम का जो नाम है वह है मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर। साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, महिला भारत में मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई, क्या संभावना है महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती। माननीय S.A. बोबड़े साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है, 24 अप्रैल को वो रिटायर्ड हो रहे हैं। रमन्ना जी नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। साथियों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और ये जो बात है साथियों, ये आपके कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, कई सारी भ्रांतियों को दूर करेगी। साथियों आपको याद होगा कि हमारे यहां पर एक चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव भी संसद में लाया गया था, वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, वो अलग बात है। दीपक मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस थे तो आपको याद होगा 4 जजेस ने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस विषय पर हम लोग कभी और बात करेंगे। 4 जजेस में से एक जज थे माननीय रंजन गोगोई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों में से 4 जजेस में से एक थे। जब दीपक मिश्रा जी सब साथियों रिटायर्ड हो रहे थे तो उस समय सबसे सीनियर मोस्ट जो जज थे वो माननीय रंजन गोगोई साहब थे। लोगों ने उस समय इस तरह का माहौल बनाया, देखिए सही सूचनाएं नहीं होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। साथियों लोगों ने उस समय ये माहौल बनाया कि दीपक मिश्रा जी रिटायर्ड हो रहे हैं चीफ जस्टिस के रूप में, और नेक्स्ट जो है रंजन गोगोई साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। इवन सरकार के बारे में यह कहा गया कि सरकार इनको बनने नहीं देगी मुख्य न्यायाधीश। साथियों मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से कि भारत में अब तक जो चीफ जस्टिस बने हैं उनमें 2 बार को छोड़कर हर बार चीफ जस्टिस सबसे सीनियर मोस्ट जज जो है उन्हीं को बनाया गया। 2 मामलों को छोड़ दीजिएगा, एक केशवानंद भारती वाद के बाद अजीत नाथ रे साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, तब 3 लोगों की सीनियरिटी को तोड़ा गया था। इसी प्रकार से 1977 में जब HR खन्ना साहब की सीनियरिटी को तोड़कर हमीदुल्लाह बेग साहब को जब चीफ जस्टिस बनाया गया, उस समय भी सीनियरिटी को तोड़ा गया था साथियों। लेकिन इसके अलावा सब आज तक भारत में सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बना। लेकिन साथियों जब दीपक मिश्रा जी जब रिटायर्ड हो रहे थे तो लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया कि रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे क्योंकि यह सरकार की पसंद नहीं है, ऐसा कहा गया। क्योंकि इस भारत का संविधान चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा इसके बारे में संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है साथियों। और हमने परंपरा के हिसाब से सबसे सीनियर जो जज था उसको चीफ जस्टिस बनाया साथियों। तो रंजन गोगोई साहब के बारे में यह बात कही गई कि सरकार इनको चीफ जस्टिस बनाना नहीं चाहती है। साथियों मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, वर्तमान समय में वर्ष 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में जब जजमेंट दिया, और उस जजमेंट के बाद में जो मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर का जो सिस्टम अस्तित्व में आया, इस सिस्टम के बाद में सरकार किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहे ये अब सरकार के हाथ में नहीं रहा है साथियों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अब कोई परंपरा नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज को ही बनाना पड़ेगा, आप जब चाहे इसको छोड़ दो, किसी तीसरे को बना दो, चौथे को बना दो, अब ये परंपरा नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि जो वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने रिटायरमेंट से लगभग 15-20 दिन पहले, एप्रोप्रिएट टाइम लिखा हुआ है, लगभग 15-20 दिन पहले उनका उत्तराधिकारी कौन होगा उसके बारे में भारत का विधि मंत्रालय उनसे राय लेगा। भारत का विधि मंत्रालय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा अगला, उसके बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है उनसे राय ले लेगा लगभग 15 से 20 दिन पहले। और भारत का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वह क्या करेगा, वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज का नाम भेजेगा भारत के विधि मंत्रालय के पास। ऐसा लिखा हुआ है साथियों मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर में। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की भूमिका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अब नहीं रही है।
क्योंकि भारत का विधि मंत्रालय चीफ जस्टिस से पूछेगा कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, और भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा उसका नाम भेजेगा। साथियों, इसका सीधा सा मतलब एक सरकार की भूमिका अब चीफ जस्टिस की नियुक्ति में कम हो गई, नहीं खत्म हो गई है। लेकिन साथियों, एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कभी ना कभी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। पता मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जो जज है, जो कि फिट है, उसका नाम भेजेगा विधि मंत्रालय के पास। साथियों, ये कभी ना कभी प्रॉब्लम करेगी। जो कि फिट है, उस फिटनेस को कैसे तय करोगे, ये कभी प्रॉब्लम करेगी। यानी हमारे जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है ऐसे बोबड़े साहब, जब उनसे भारत के विधि मंत्रालय ने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई बताइए आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर क्या कहता है कि वह सीनियर मोस्ट जज जो कि फिट है उसका नाम भेजेगा किसके पास, विधि मंत्रालय के पास। साथियों, फिटनेस को कैसे तय करोगे? अगर फिटनेस पर आपको प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा? अगर फिटनेस पे प्रॉब्लम है तो साथियों, मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर में उसका भी इलाज है। अगर फिटनेस में प्रॉब्लम है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश 4 सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ विचार करेगा, उनसे विचार करेगा कि भाई बताओ इनकी तो फिटनेस में मुझे प्रॉब्लम है, अब मैं किसका नाम भेजूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ जब वो विचार करेगा तो उनमें से एक जज वो भी होगा जिसकी फिटनेस को लेकर संदेह व्यक्त किया गया। निकट भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संदर्भ में। साथियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर साफ साफ शब्दों में यह कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज जो है वो बनेगा। इसका मतलब सरकार की भूमिका खत्म कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है साथियों, हम लोगों को पूरी सूचना प्राप्त नहीं थी, इस वजह से हमने इस तरह का नकारात्मक माहौल बनाया। क्या बनाया कि दीपक मिश्रा जी के बाद में रंजन गोगोई साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। ये गलत बात है। समुचित सूचनाओं का अभाव कई बार भ्रांतियां फैलाता है। समाज में कभी कभी गलत कार्रवाई हो जाती है, गलत काम हो जाते हैं। साथियों, एकदम एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वी शुड हैव एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। नाउ माय फ्रेंड्स, देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट in the appointment of the chief justice of the supreme court. It should be very very clear. According to memorandum of the procedure, senior most judge of the supreme court will be the next chief justice of the India. It should be very very clear दोस्तों। ये अगर हमको पता है तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, सरकार किसको बनाएगी, सरकार का किस में इंटरेस्ट है। तो ये एक तो बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, सुप्रीम कोर्ट में अब तक 8 महिलाएं जज बनी, और विडंबना यह है कि आज एक ही महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम कर रही। मीरा साहब फातिमा बीबी पहली महिला थी जो 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। उनके बाद सुजाता मनोहर बनी, उनके बाद में रूमा पॉल बनी, उनके बाद में ज्ञानसुधा मिश्र बनी, इंदिरा बनर्जी जो अभी काम कर रही है, आर भानुमति बनी, इंदु मल्होत्रा बनी। 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में, रंजन प्रकाश देसाई बनी। ये टोटल 8 महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में साथियों जज बनी है, 250 जज में से। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आगे क्या संभावना है सुप्रीम कोर्ट में महिला के मुख्य न्यायाधीश बनने की। साथियों, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कम अगले 5 वर्ष तक तो महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीनियरिटी का जो क्रम है और जिस तरह से जजेस जो रिटायर्ड होंगे उसके हिसाब से 2025 तक किसी भी महिला के मुख्य न्यायाधीश बनने की कोई संभावना नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आज के दिन तो सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज महिला है होंगी, तो साथियों उनकी भी संभावना नहीं है, तो 5 साल तक तो कोई नहीं बनेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा। एक बार ऐसा मौका आया था साथियों, एक बार ऐसा मौका आया था कि सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस बन जाती, और वो पता है कौन है? रूमा पॉल। सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जजेस जो महिला बनी उनमें से एक रूमा पॉल है। रूमा पॉल ने अगर सही समय पर शपथ ले ली होती तो वो सबसे सीनियर मोस्ट जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती थी। लेकिन साथियों, दिक्कत ये हो गई
कि जब शपथ लेनी थी, उनके साथ में एक और व्यक्ति को जज के रूप में शपथ लेनी थी, दोनों व्यक्तियों को शपथ लेनी थी, पर रूमा पॉल के पास शपथ लेने का जब लेटर पहुंचा तब तक देरी हो गई। उन्होंने कुछ घंटों बाद में शपथ ली और वो जो जज है उन्होंने 4-5 घंटे पहले शपथ ले ली, वो सीनियर हो गए। इस वजह से उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल गया। वरना उस दिन अगर रूमा पॉल, जो कम्युनिकेशन गैप जो हो गया या फिर जो देरी से जो लेटर पहुंचा, अगर वो सही समय पर पहुंच जाता और वो शपथ ले लेती, दोनों ने अगर साथ में भी शपथ ली होती, तो भी साथियों रूमा पॉल सीनियर हो जाती और रूमा पॉल को निकट भविष्य में चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल जाता साथियों। लेकिन समय को पता नहीं क्या मंजूर था, तो बहाल बहाल बच गए। एक महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनने थी वो नहीं बन पाई। ये एक देश का दुर्भाग्य रहा कि एक जो रिकॉर्ड हो सकता था उस रिकॉर्ड से हम लोग चूक गए साथियों। तो साथियों, मैंने बहुत सारे विषयों पर आज आप लोगों से चर्चा की। लगभग 30-32 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, उनका कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उस विषय पर बात की है साथियों। अब आपका कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर उस प्रश्न का जवाब दूंगा। जगदीश सारंग जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाता है। वरिष्ठता का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बना पहले, उसके आधार पर किया जाएगा साथियों। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है साथियों। अभी ये जो कल संडे है, कल अवकाश है और कल भी राजस्थान का इस तरह की स्थिति है कि जब हम लोग बंद रहना पड़ेगा घर में, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इशूज है। जैसे आपको पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A, बहुत ध्यान से सुनिए, 224A जो है साथियों, वो बहुत जल्दी ही चर्चा में आने वाला है। 2-4 दिन, सप्ताह भर के अंदर अंदर अनुच्छेद 224A बहुत ज्यादा चर्चा में आएगा। और पता है क्यों साथियों? वो इसलिए चर्चा में आएगा क्योंकि इसमें अनुच्छेद 224A में ये लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजेस को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजेस को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है साथियों। अभी तक किसी रिटायर्ड जज को हाईकोर्ट में रीअपॉइंट नहीं किया, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई लगी है कि रिटायर्ड जजेस जो है हाईकोर्ट को, उनको रीअपॉइंट किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग चल रहे हैं साथियों। अनुच्छेद 224A के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय ले लिया है कि हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजेस को नियुक्त किया जाए या नहीं किया जाए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय ले लिया। बहुत जल्दी वो निर्णय सुना देगा। निर्णय अभी रिजर्व है, इसलिए जब ये निर्णय सुना दिया जाएगा तब हम अनुच्छेद 224A पर भी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक दूसरी बात साथियों, मैं जब पिछली बार लाइव हुआ था तब भी मैंने मराठा रिजर्वेशन के संदर्भ में बात की थी। मराठा रिजर्वेशन जो है उसकी वजह से महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा हो गया है आरक्षण, 68% रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में बहुत डिटेल में उसको सुना और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के संदर्भ में अपना निर्णय ले लिया। वो निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रख लिया। बहुत जल्दी ही साथियों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डिस्क्लोज होने वाला है, जिसमें हमको मालूम पड़ेगा कि क्या आरक्षण 50% से ज्यादा दिया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। साथ ही साथ इसमें आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया उस विषय पर भी चर्चा की गई है विस्तार से। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायत राज संस्थाओं में जो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण दिया गया उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में जो 102वां जो अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो पावर्स दी गई है, उसके संदर्भ में भी मराठा रिजर्वेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना है। तो साथियों, जब भी मराठा रिजर्वेशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, बहुत विस्तार से चर्चा करने को अपने को मौका मिलेगा। बजरंग बगड़िया जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वर्तमान में कोई रोल नहीं रहा इस व्यवस्था से। मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर का जो सिस्टम है, उसके तहत सरकार की कोई भूमिका चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संदर्भ में नहीं रही है, ऐसा मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर में लिख दिया, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं था कि किसको जज बनाया जाए, चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो अब ये सिस्टम एकदम क्लियर कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर में साथियों। तो मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना काफी है।
और फिर वापस कल जरूर बात करूंगा, किसी नए मुद्दे पर कल जरूर आपसे बातचीत करूंगा। और मौका मिला तो शाम को भी बात कर सकता हूं साथियों, क्योंकि अब पूरे दिन फ्री है। भारतीय संविधान के नए नए मुद्दों पर हमको चर्चा करनी। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।